Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. क्वेश्चंस बन रहा था लास्ट क्लास वाला। हाँ बोलो। लास्ट वाला हो गया। यस मैम, हो हो गया गया। था ना। अब कोई दिक्कत नहीं? नो मैम। चलो बहुत अच्छी बात है। मैम ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया क्या कॉलेज वगैरह खुलने का? आएगा तो आपको मैसेज आएगा ही, अभी तक तो नहीं आया है। मतलब मैसेज ग्रुप में आ ही जाए। तुम लोग ऑफलाइन क्लास का वेट कर रहे हो? आप व्हाइट बोर्ड पे बताती थी ना तो अच्छा लगता था। यहाँ पे भी व्हाइट बोर्ड पे ही बता रहा है। है ना, यहाँ जूम का व्हाइट बोर्ड है, वहाँ अलग व्हाइट बोर्ड है। बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। वैसे तुम लोगों के लिए एक सजेशन है, तुम लोग मैक्सिमम जो आपका कहा जाए, जो पोर्शन में बता रही हूँ क्वांटिटेटिव मेथड्स, उसमें जो शुरुआत का 3 चैप्टर है ना, उससे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना। उससे जो क्वेश्चंस है और जो आपका पढ़े हो कॉन्सेप्ट, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, आइदर रिलेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो भी कैलकुलेशन करना होगा वो डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो सब पार्ट है दूसरा, उसमें थोड़ा ज्यादा ऐसा टर्म्स मिलेगा जो कि आप पहले नहीं जानते हैं और आपको उसको अप्लाई करना है। और सिलेबस में जो कि पार्टिसिपेशन उसका बहुत कम है, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते। उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, बट उससे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ोगे उससे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। बट बहुत ज्यादा डेप्थ में उसमें जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो डेप्थ जाते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको कहा जाए एज अ सब पार्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हम लोग सिर्फ उसका फॉर्मूलाज और वो सब पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से अभी जो पढ़ रहे थे ना, उसमें सारे टर्म्स का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, तो क्यों निकाल रहे हैं, क्यों जरूरत है। सो ये सब चीज समझना और बताना मेरे लिए आसान है, और वो समझ सकते हो तुम, उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उससे। बट जो चीज अब इस सेक्शन में आएगा ना, वो बहुत सारा कुछ ऐसा होगा जो आप जानते नहीं है और उसका यूज करना है। वो यूज क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हम बता सकते हैं, बट उसका डेराइवेशन है और वो क्या सिग्निफिकेंस है जिसके लिए यूज किया जा रहा है, वो बता पाना पॉसिबल नहीं है, वो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टर्म्स का जो यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वो सब समझ में आ जाएगा। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट क्या है और क्यों वो उस तरह से डिजाइन किया गया है, ये समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, सो इसलिए जो इस अब तक जो पोर्शन पढ़े हो ना, उस पर ज्यादा फोकस करना, और क्वेश्चन ज्यादा इसी पोर्शन से आते हैं, उस पोर्शन से कम ही आएगा। एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन होता है, जो कि अगर आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो फिर आप इसको कवर करें तो ज्यादा अच्छा है, अगर कर पाते हैं। लेकिन नेक्स्ट पोर्शन में है तो वो तो पूरा का पूरा टेस्टिंग का थ्योरी है, और वो टेस्टिंग का थ्योरी जो है ना, वो अपने आप में हर एक वर्ड जो है ना, एक पूरा चैप्टर है। जैसे अगर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें, उसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी आपने सुना होगा, आपने एफ टेस्ट देखा होगा, आर रेशियो कुछ था, पढ़ा है ना, सिलेबस देख लो एक बार अगर ध्यान में नहीं हो तो। और फिर आपके पास एक ग्राफिकल फॉर्म आएगा, उसका इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हैं। हम लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन लेना है, समझना है क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, बट उसके डेवलपमेंट के स्टोरी पे हम लोग नहीं जाने वाले। ठीक है, एक डेवलप टेक्निक है और उस डेवलप टेक्निक को हम लोग यूज कर रहे हैं टू मॉडिफाई आवर डिसीजंस, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज समझना है। अब इन सब के पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का आपको दे दिया,
एक और टर्म है जो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको ध्यान से समझना और उसको क्यों अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं ये चीज बता रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आज का जो क्लास होगा वो थ्योरेटिकल होगा ज्यादा एज कंपेयर टू जो अब तक हम लोग कर रहे थे मैथमेटिकल। सारे सॉल्यूशन सब कुछ अब तक जो भी पढ़े हो सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल टर्म्स है, बट सारा का सारा आप डिफाइन करते हैं जब सॉल्व करते हैं तो सारा का सारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मिलता है। कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करते हो, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, रिग्रेशन, कोरिलेशन जो भी निकालते हैं सब उस तरह का टर्म आ रहा था। अब सारा का सारा एक्सप्लेनेशन बेस्ड एक टर्म्स है जिसमें एक आता है हाइपोथेसिस। शायद आपने सब पहले पहले नाम सुना भी हो हाइपोथेसिस, या फिर हो सकता है नहीं भी सुना है। कोई बता सकता है हाइपोथेसिस वर्ड कभी सुना है क्या? एंड कैमरा ऑन करो। अरविंद 24 रोल नंबर, तनुप्रिया, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। ऋतिक, पंकज, सिद्धार्थ, आई गेस 91 रोल नंबर कौन है? सिद्धि। सिद्धि, ओके, टर्न ऑन योर कैमरा। सो रोशन, सत्यम, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। हाइपोथेसिस वर्ड नहीं सुना है पहले कभी? किसी ने नहीं सुना है? बोल रहे हो तो मुझे आवाज कुछ आ नहीं रही है। हाँ बोलो। इमेजिन करना। इमेजिन करना इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस, यू कैन से। ठीक है, और कोई और कुछ? इमेजिनेशन बोला एक ने एज अ सिनोनिम। कोई और आइडिया किसी चीज को एक्सप्लेन करना या सजेस्ट करना। जज करना, ओके। और कोई? श्वेता, ज्योति, कैमरा ऑन करो। अरविंद कुमार, ऋतिक, रिमूव कर दूं क्या? मुझे रिमूव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक क्लिक करना है। मैम एनालिसिस करना हो कुछ? हेलो। हाँ हाँ ज्योति बोलो। नहीं, मेरा तब से आवाज नहीं जा रहा था। हाँ, अब आ रही है। मैं चलो वही बोलो क्या बोल रही बोल कि रहे जैसे थे। कि अगर फिर से तुम्हारी आवाज गायब हो गई है जो। तुम हेडफोन रिमूव ही कर दो तब बोलो। एग्जाम में जो रियल में नहीं है उससे बस कहा जा रहा है, जैसे हम हाँ हाइपोथेसिस, हाँ ठीक है। दैट अच्छा ठीक है। और कोई? मैम चलो। assumptions भी तो हो सकता है। assumptions, suppose। yes, supposition, या अब सब गूगल करके बोलना शुरू कर दिया, अब हम समझ रहे हैं। नहीं नहीं मैम, तभी हम एनालिसिस बोली, आप सुनी नहीं। एनालिसिस, चलो ठीक है। सो हाइपोथेसिस क्या है? अगर हम स्टैटिस्टिकल टर्म में और क्वांटिटेटिव मेथड्स में पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर पढ़ें तो स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस वर्ड हम उसे बोलते हैं, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट हो उसको आप हाइपोथेसिस बोलोगे। कुछ भी स्टेटमेंट है, सपोज किसी ने कह दिया श्वेता बहुत अच्छी है, सपोज सपोज ठीक है। और अगर हम इस बात को मान लेते हैं या नहीं मानते हैं ये हमारी मर्जी है, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है जिसको जज किया जाएगा whether that statement is correct or not। ठीक है, हम लोगों को ये करना है यहाँ पे। सो हाइपोथेसिस क्या होगा? एक स्टेटमेंट होगा जिसका जजमेंट, जिसकी वैलिडिटी का जजमेंट हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन व्हाट वी डू हैव। ठीक है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को, किसी के भी स्टेटमेंट को जज करते हो और उसकी वैलिडिटी को, वो स्टेटमेंट सही है या नहीं ये चेक करते हो, क्रॉस वेरीफाई करते हो, या फिर जो कुछ भी जजमेंट का जो भी क्राइटेरिया आप जिस तरह से उसको जज करें, ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। आप उसको जज करेंगे और मैथमेटिकल तरीका होना चाहिए, ये भी श्योर है। ऐसे ही जज करने का कोई और तरीका नहीं है, स्टेटमेंट को जज करने का कोई तरीका नहीं है, एक्सेप्ट दैट देयर इज अ, आप कुछ एविडेंस नहीं जुटा पा रहे हैं उसको करेक्ट प्रूफ करने का या फिर इनकरेक्ट प्रूफ करने का, तो आपको एविडेंस देना होगा वो स्टेटमेंट जो भी कहा गया है वो सही है या नहीं। अब इसको जज करने के लिए उसके सपोर्ट में कुछ हो सकता है या फिर उसके अगेंस्ट कुछ हो सकता है। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ रहे हैं तो ये श्योर है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल ही होगा।
ठीक है, हमेशा मैथमेटिकल, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ, हम उसका ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं, वेदर दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, हम उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा। मतलब अब यहाँ से फिर से वो समझ सकते हो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से था, जो डेटा गिवन था, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट कहा गया है वो सही है या नहीं, ये जज करना है, तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये चीज समझ में आ जाता है कि जब स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट पहले बहुत पुराने जमाने में चले जाओ तो कोई फिलोसफर का नाम सुने होंगे, बहुत सारे फिलोसफर का नाम सुने होंगे, जस्ट इसके फर्स्ट पार्ट में ही प्रिंसिपल ऑफ क्या है, मैनेजमेंट ना, तो उसमें बहुत सारे फिलोसफर ने बहुत सारी फिलोसफी दी होंगी, ऐसा कुछ इसने कहा, वैसा कुछ इसने कहा। सो एक समय था जब कोई कुछ कह देते थे, बहुत हमें पता है, बहुत ही ज्ञानी इंसान है, उन्होंने कुछ कहा है तो वो सच ही होगा, सही होगा, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो हाँ ज्योति, कुछ बोलना चाह रही हो, बोलो पहले। मैम कोई वेटिंग में है, वो कॉल करके बोली कि एक्सेप्ट नहीं की। नहीं, अब तक तो मैंने सबका एक्सेप्ट कर लिया, कोई भी नहीं है वेटिंग में। ओके मैम। चलो ठीक है, यहाँ पे कोई भी फिलोसफर, पहले ये होता था कि किसी ने कुछ कह दिया, आप मान लिए। अब ये टाइम आ गया है कि हम किसी की बात को ऐसे ही मानते नहीं, हमेशा क्रॉस जजमेंट हमेशा होता है कि इसके अगेंस्ट में क्या कुछ ना कुछ ऐसा तो हो कि सामने वाले को गलत साबित कर दे। आपस में क्लास में भी बहुत कुछ होता होगा जब आप कुछ ऐसा फैक्ट और वो प्रूफ करने लगते हैं जिससे आप सामने वाले को गलत साबित कर रहे हैं या फिर उसके फेवर में कुछ बोल रहे हैं। सो यहाँ पे इसी तरह के जजमेंट को हमें करना है, और जो भी स्टेटमेंट होगा ना उसका दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो इसका, अब जो ये चीज यहाँ पे देख लेना, स्टेटमेंट है ये तो बहुत आसानी से समझ में आ गया, लेकिन जो भी स्टेटमेंट होगा वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, इस चीज को भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास जो भी स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, कॉन्सेप्चुअल नंबर्स के फॉर्म में होगा, नंबर्स को फेवर कर रहा होगा, तभी तुम उसको चेक कर सकती हो, क्रॉस चेक कर सकती हो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। क्योंकि मैंने क्या कहा, डेटा आपके पास वही है पहले वाला। अब उस डेटा के जजमेंट को, जैसे मान लो मेरा ये स्टेटमेंट है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास इज 90%, सपोज। अब ये क्या हो सकता है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है, चलो हम ऐसे ही डे ड्रीमिंग में बोल दिए कुछ ऐसा केस हो रहा है, या फिर हम कुछ ज्यादा ही आप लोगों को क्या कहा जाए, पॉजिटिव शो कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट दिखा रहे हैं, बहुत ही आप इंटेलिजेंट है ऐसा शो कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ लोग क्या है, इस स्टेटमेंट को जज करने के लिए क्या करते हैं, आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मार्क्स पूछते हैं कुछ स्टूडेंट्स का, जरूरी नहीं है सबका होगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स पूछ रहे हैं और उससे जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया है आपके क्लास के बारे में वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, मतलब समझ लो प्रॉब्लम कैसा होगा, मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट आपके क्लास के एवरेज मार्क्स के बारे में है, और वो एवरेज मार्क्स मैंने जितना कहा है वो है या नहीं है, आपको इस स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करना है। तो क्या किया है आपने, अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन लिया, मतलब मार्क्स पूछा, उस मार्क्स का एवरेज निकाल के देख रहे हैं कि जो मैंने कहा है वो एवरेज और आपका जो कुछ स्टूडेंट्स का जो ऑब्जर्वेशन आया उसका जो एवरेज है वो कहीं मैच कर रहा है या नहीं। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, मान लो मैंने कहा 90% और आपने 4-5 का ऑब्जर्वेशन लिया और सपोज वो 89% आता है, तो क्या बोलोगे, मेरा स्टेटमेंट सही था या नहीं? बताओ क्या बोलोगे, बोलो अपना हिसाब से जो समझ में आ रहा है बोलो। मैम ऑलमोस्ट सही था है, बोल सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है दैट इज 1% ओनली, 5 स्टूडेंट में 1% का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हम उसको नहीं मान सकते। मान सकते हैं कि कुछ और स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका हायर मार्क्स आया होगा, उसका मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं लिया। तो ये बोला जा सकता है कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया है वो कुछ हद तक सही है और उस पर रिलाई कर सकते हैं, इन शॉर्ट ये मतलब हुआ। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए ही यूज होता है, तो उस पर रिलाई किया जा सकता है, मतलब ये चीज तो समझ में आ गया।
और अगर इसी में मान लीजिए एवरेज मार्क्स सपोज मैंने कहा था 90% और आपने जो ऑब्जर्वेशन लिया है उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि 60% 70% ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये हो सकता है कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर कहीं ना कहीं डाउट होगा, क्योंकि जो मैंने कहा है उसके हिसाब से जो आपने रिजल्ट देखा है उसमें बहुत ज्यादा डेविएशन दिख रहा है। कहाँ 90% मैंने कहा था और कहाँ 70% 60% दिख रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डेविएशन है और बहुत ज्यादा डेविएशन है। अगर ऐसा है तो आप मेरे स्टेटमेंट को बोल सकते हैं वो कुछ हद तक गलत है, क्योंकि हम इस चीज को नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मार्क्स है उसमें और जो एवरेज मार्क्स हम कैलकुलेट करके ला रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियल ऑब्जर्वेशन, वो डिफरेंट है। ठीक है, इस चीज को समझ लो। ठीक है, अब करना हमें यही होता है जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कुछ भी करते हैं, तो उसमें होता यही है कि आपको जो जज करना है वो सिचुएशन आपको रियलिस्टिक रियल वर्ल्ड में मिल जाएगा, ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे। अब उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेरे किसी स्टेटमेंट को या फिर किसी के भी किसी स्टेटमेंट को जज करना है। ये पूरा का पूरा जो थ्योरी होता है उसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। और जो स्टेटमेंट जिसे हम जज कर रहे होते हैं या फिर जिसकी वैलिडिटी को हम चेक कर रहे होते हैं वो हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। नो मैम। क्लियर है, आगे बढ़े फिर। यस मैम। चलो, ये हाइपोथेसिस जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्दर जब हम जाते हैं आगे, तो पहले तो हो गया वेदर दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो एक पार्ट हो जाता है कि आप ये मान के चलो, आप जजमेंट ये मान के कर रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो सही है। दो स्टूडेंट हो सकते हैं क्लास में, एक हो सकता है मान लो मेरे स्टेटमेंट का फेवर कर रहे हो और दूसरा है मेरे स्टेटमेंट को गलत मान के चल रहा है। दो चीज हो सकता है, यही हो सकता है ना। या तो आप मेरे स्टेटमेंट को सही मान के उसको क्रॉस वेरीफाई करें या फिर मेरे स्टेटमेंट को गलत मान के क्रॉस वेरीफाई करें, यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। है क्या ऑप्शन दूसरा? बोलो सब। नो मैम। नहीं है। अगर मेरे स्टेटमेंट को करेक्ट मान के चला जाए या फिर इन जनरल हम सिर्फ एक रेफरेंस दे रहे हैं कि मेरा स्टेटमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं हो मेरा स्टेटमेंट, वो किसी का भी स्टेटमेंट हो सकता है। सो किसी के भी स्टेटमेंट को आप हाइपोथेसिस लेंगे और हाइपोथेसिस का जो पॉजिटिव पार्ट होगा, सपोज दैट मींस यू आर फेवरिंग दैट हाइपोथेसिस, उसका मतलब ये हुआ कि वो एक हाइपोथेसिस होगा और उसको हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज नल हाइपोथेसिस। ठीक है, सो पहले एक वर्ड था हाइपोथेसिस। ठीक है, HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट था और ये स्टेटमेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट जो है वो बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स NULL है, नल हाइपोथेसिस वही रहेगा। और एक आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ लो ये क्या है। जो नल हाइपोथेसिस है, सॉरी हाइपोथेसिस तो क्लियर है स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को अगर करेक्ट मान के चले, सही है अगर वो स्टेटमेंट, तो उसके फेवर करने वाले को, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट जो हम लिख देते हैं, देखो हाइपोथेसिस को H से डिनोट कर लेते हैं। और हाइपोथेसिस जो है मैंने क्लास के लिए कहा था, सपोज म्यू इज इक्वल टू 70%, 75%। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 75%। तो जो अब ये हाइपोथेसिस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। या तो H0 जिसको हम बोल रहे हैं वो ये बताएगा म्यू इज इक्वल टू 75%, और दूसरा एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑब्वियसली मैंने जो कहा है वो अगर सही नहीं है तो उसका जो भी अल्टरनेट ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगर 90% मैंने कहा एवरेज मार्क्स है तुम्हारे क्लास का, तो अगर वो नहीं है तो दूसरा क्या होगा, या तो उससे ज्यादा या तो उससे कम होगा अल्टरनेट ऑप्शन। और अगर मेरा स्टेटमेंट नहीं सही है, गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो सही होगा। सो उसी का नाम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रखा गया है एंड दैट इज डिनोटेड बाय H1। और उसका मतलब ये हो सकता है म्यू इज नॉट इक्वल टू 75। इट्स ऑब्वियस।
क्योंकि अगर हाइपोथेसिस है म्यू का वैल्यू क्लास के एवरेज मार्क्स का वैल्यू अगर 75% है, तो नल हाइपोथेसिस वही है जिसको हम सही मान के चल रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली म्यू इज इक्वल टू 75। और अगर म्यू 75 नहीं है, दैट मीन्स म्यू इज नॉट इक्वल टू 75, दैट मीन्स उसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, म्यू इज ग्रेटर देन 75, आइदर म्यू इज ग्रेटर देन 75 और म्यू इज लेस देन 75, यही पॉसिबल ऑप्शंस हैं। ठीक है, समझ गए इस चीज को? नोटेशन क्या डालेंगे? H0 फॉर नल हाइपोथेसिस एंड H1 फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, रुक जाओ, पहले हम इसको लिखवाएंगे अभी वर्ड्स में, पहले इतना तो क्लियर है, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो मैम। एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, इस पर लिखवाना शुरू करेंगे। चलो तो फिर लिखिए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस so hypothesis is a statement. Hypothesis is a statement the validity of which is yet to be determined. The hypothesis is a statement. The hypothesis is a statement. या फिर hypothesis is a statement the validity of which is yet to be determined. तो हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट है जिसकी वैलिडिटी अभी तक चेक नहीं की गई है, या फिर जिसकी वैलिडिटी हमें चेक करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे एक लाइन आज बोलो, के बाद बताइए। सुनाई नहीं दे, क्या बोले, क्या के Which बाद? is Which is yet, YET, yet to be determined. Yet to be determined. ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। इसके बाद हाँ एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट और लिख लो। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट which is to be tested. Hypothesis is a statement which is to be tested, जिसको टेस्ट करना है, क्योंकि वही बात है, आपने कह दिया और हम मान ले वो समय है नहीं। सो अगर मानना है नहीं तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा उस स्टेटमेंट का, और अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे तो देन यू हैव टू यूज मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर दैट। चलो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H. It is denoted by capital H. So hypothesis word का पहला H जो है वो क्या है? नोटेशन। चलिए इसके बाद लिखिए हाइपोथेसिस इज, अच्छा यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, और सब पार्ट लिखवा दें, छोड़ दे तुम लोगों को, लिखवा दें, उतना पढ़ना तो है नहीं, चलो लिख लो। हाइपोथेसिस है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना। फर्स्ट पार्ट जो है इसको कर दो स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल, ये स्टैटिस्टिकल के बाद हाइपोथेसिस यहाँ लिख लेना तुम लोग, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोथेसिस लिख लेना कंप्लीटली। दूसरा हो जाएगा नॉन स्टैटिस्टिकल। सो हम लोगों को नॉन स्टैटिस्टिकल नहीं पढ़ना है, तो इसका कहानी खत्म हो गया यहीं पे। स्टैटिस्टिकल है वो दो पार्ट में आ जाएगा। एक है नॉन पैरामीट्रिक,
नॉन पैरामीट्रिक और एक है पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक एंड पैरामीट्रिक। अब इन दोनों का पार्ट कर देना, इन दोनों का पार्ट हो जाएगा और इसका भी पार्ट हो जाता है, यही पार्टीशन इसमें भी आएगा। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल जो पहले बताए थे और अल्टरनेटिव। आज बहुत लोग एब्सेंट भी है ना, सबका गायब हो जाएगा ये सब। यस चलो मैम ये लास्ट में क्या लिखे हैं मैम? ये नहीं मैं नल इसके बाद जी मैम। अल्टरनेटिव, ALTERNATIV, अल्टरनेटिव। और इसमें भी कर दीजिएगा पैरामीट्रिक हाइपो, नॉन पैरामीट्रिक जो इधर लिखे है ना उसमें भी कर देना नल एंड अल्टरनेटिव। इसमें भी नल अल्टरनेटिव होता है, इसमें भी होता है। अब देखो हाइपोथेसिस दो पार्ट में पहले डिवाइड किया गया, पहले स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल। तो हम जो भी पढ़ते हैं वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है, अगर वो नॉन स्टैटिस्टिकल है तो वो हम नहीं पढ़ते। जैसे नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कुछ ऐसा एग्जांपल ले सकते हो जिसका कोई मैथमेटिक कोई एविडेंस नहीं हो। जैसे बहुत सारी बातें घर में सुनते होगे जिसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आता होगा, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा घर में बहुत कुछ सुनते हैं ना। जैसे बताओ कुछ है ऐसा, मतलब कुछ भी है, बस कह दिया गया इसलिए कर दो। सुबह जल्दी, हाँ सुबह जल्दी उठो, हालांकि उसका लॉजिक है। और कुछ, बड़ों की रिस्पेक्ट करो मैम। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। वाह क्या लॉजिक है। इलॉजिकल जो हो, जो कुछ ऐसे टर्म जिसका एविडेंस नहीं। नहीं काटना हाँ मैम चप्पल उल्टा है तो लड़ाई हो जाएगा। हालांकि ये सब भी है, बोल सकते हैं कि इसको हम मैथमेटिकली टेस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे ये जो सुबह उठने वाला है, तो इस केस में आप ऐसा स्टडी कर सकते हैं कि जो लोग उठते हैं उसको उसका बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता। अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में नॉन स्टैटिस्टिकल वही है जो कुछ भी स्टेटमेंट कह दिया गया है जो आप जिसका आपको एविडेंस नहीं मिलेगा। अब एविडेंस नहीं मिलेगा वैसे टर्म्स बताओ जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये कहा जो अभी क्लास वाला एग्जाम वाला मार्क्स वाला बताया, कितना मार्क्स है क्लास के तुम्हारे, एक स्टेटमेंट दे दिया। अब इस स्टेटमेंट को टेस्ट तो कर ही सकते हो, जज कर सकते हो। सबका पास रिकॉर्ड निकालो और देख लो मार्क्स आया या नहीं आया, तो जज हो जाएगा। जो नहीं जज हो सकता वैसे टर्म, शनिवार को नाखून नहीं काट। कुछ भी ऐसा किदवंती जिसका नहीं मिले वो हो सकता है, ठीक है। जैसे बहुत हमारे ये होता था, ऐसा कुछ है, कुछ एविडेंस जिसका नहीं मिला, वैसा कुछ भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं। अब वो नॉन स्टैटिस्टिकल है क्योंकि उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। जिसका भी डेटा अवेलेबल है वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है वो नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, बस। अब नॉन स्टैटिस्टिकल है तो उसे स्टडी हम करेंगे नहीं। अगर मैंने कहा है तो तुम मानो या नहीं मानो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जहां पे आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए वो चीज आप जज नहीं कर सकते, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। अब आपको बिलीव करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए, ठीक है। आप उसको जज नहीं कर पाएंगे, क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके फेवर में या फिर अगेंस्ट में वैसा कुछ एविडेंस जिसपे आप रिलाई कर सके या ऑथेंटिक एविडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज को समझ गए या नहीं, ये बताओ।
यस मैम। ठीक है, ये नॉन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। अब इसके सिवा जो भी है, जिसमें भी आप किसी के भी स्टेटमेंट को जज कर सकते हैं, वहां पे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होगा। अब ऐसा देखो, अगर हिस्ट्री में जाओगे ना तो बहुत कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहा जाए तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा होता है जैसे महाभारत का समय था या नहीं था, तो अब आपको उसके फेवर में या फिर अगेंस्ट में कुछ ऐसा एविडेंस मिल जाता है, कुछ ऐसा डेटा मिल जाता है जैसा उस समय का बताया जाता है, वैसा कुछ अगर मिल जाता है तो आप क्या बोलोगे? बिलीव कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ऑथेंटिसिटी को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ प्रीवियस डेटा, इन टर्म्स ऑफ डेटा हमेशा नंबर्स नहीं होता, एविडेंस भी हो रहा है ना। अगर वो पुराना कुछ मिल जाए, जैसे जिस तरह का कंडीशन था, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन था, जैसे मान लो सोने का लंका था, अब हमने में से तो तुमने में से किसी ने देखा नहीं सोना का लंका था कि नहीं, कुछ घर ऐसा बना था कि नहीं, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसका एविडेंस मिल जाता है तो वो स्टैटिस्टिकल में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब वैसे अगर आपको डेटा है अवेलेबल तो उस तरह का जो स्टेटमेंट होगा वो जज किया जा सकता है, उसका वैलिडिटी जज करना कोई इम्पॉसिबल सा काम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर वो नॉन स्टैटिस्टिकल में अपने आप को आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा कुछ अगर हिस्ट्री के फॉर्म में देखें तो आपको मिल जाएगा जो नॉन स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल में थोड़ा जज करने में आपको मुश्किल होगा। हालांकि जो तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो एग्जाम में पढ़ रहे हो, ये रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अगर रियल वर्ल्ड में तो आपको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा वेदर दैट स्टेटमेंट इज स्टैटिस्टिकल और नॉट। हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल है या नहीं ये जज करना आपको रियल वर्ल्ड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, बट आपके पास अगर क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन और बुक का देखोगे तो उसमें आपको हमेशा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ही दिया जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, वैल्यूज बताना है, बस बात खत्म है। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो आपको ये जो जजमेंट मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा, उसमें आपको ये जज करना बहुत केसेस में हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, जैसे ये सोने का लंका वाला एविडेंस जानते हैं, देखे हैं, अगर उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च वगैरह जो हुआ है वो सब देखे हो, सुने हो, पढ़े हो, तो तुम उस बात को बिलीव कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि उसके फेवर में तुम्हें कुछ एविडेंस नहीं मिला। ठीक है ना, इस चीज को समझ रहे हो ना, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल में डिफरेंस कैसे अपने आप क्रिएट हो जाता है। यस मैम। यस मैम। सो अब हमारे पास नॉन स्टैटिस्टिकल का तो बात खत्म हो गया और स्टैटिस्टिकल आ गया। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का दो पार्ट है जो कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में डिवाइड होता है। तो अब नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कभी कभी। नॉन पैरामेट्रिक जो टर्म है वो उसमें आता है जिसमें आप पैरामीटर्स स्पेसिफाई नहीं कर सकते, और पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने का मतलब ये है जैसे मान लो कुछ आपको जज करना है, सपोज आपको ऑनेस्टी को जज करना है, जैसे हमने पढ़ा था वहां पे जब कोरिलेशन वगैरह पढ़ रहे थे तो कुछ था ना ऐसा, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इस तरह का। आप कोरिलेशन निकालना चाहें तो कोरिलेशन डायरेक्टली कोई डेटा मिलेगा नहीं, तो आप उसको रैंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4-5 लोग हैं, कौन कितना ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट है, एक रैंकिंग के ऑर्डर में दे दो, सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है उसको रैंक 1 दे दो, जो उसके सीक्वेंस में जाएगा उसको रैंकिंग कर सकते हो। लेकिन हमेशा कोरिलेशन ही निकालना हो ये जरूरी नहीं है। और एवरेज अगर हम निकालें, एवरेज किसी का ऑनेस्टी, 4-5 लोग हैं मान लो ऑनेस्ट है, और उसमें से एवरेज ऑनेस्टी निकाले तो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ क्वालिटेटिव टर्म्स आ जाता है और जहाँ आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आए कि किस तरह के टर्म्स को डिफाइन करना और एवरेज नहीं निकल पाए, तो एवरेज नहीं मिलना मतलब वही पैरामीटर्स नहीं मिलना, एवरेज नहीं मिला, वेरिएंस नहीं मिला, जो अब तक तुम पढ़े हो ना, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दीज ऑल आर द पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स अगर नहीं स्पेसिफाई किया जा सके तो वो नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस हो जाएगा, और अगर स्पेसिफाई हो सकता है तो वो पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस होगा। सो नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस को अभी फिलहाल आपको डील नहीं करना है, सो अल्टीमेटली आप आ जाएंगे पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस पे। एंड पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नल और अल्टरनेटिव, जो कि अभी जस्ट हम पहले बताए। ठीक है, समझ गए? अब मुझे तुम लोग बताओ, एक सेकेंड, चलो रोल नंबर 5 अनुपमा, मुझे आप अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस में डिफरेंस बता सकते हो क्या? मैम हाँ बोलो।
जो समझ में आ रहा है बोलो, कुछ नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। गलत बोलेंगे तो फांसी पे नहीं चढ़ने वाला है, नंबर नहीं कटने वाला है, कोई बहुत बेइज्जती भी नहीं होने वाले है। स्टूडेंट लाइफ में इतना बेइज्जती और इज्जत का सवाल भी नहीं होता है। चलो गलत भी बोले तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत बोल के भी अटेम्प्ट लेना चाहती हो तो ले सकती हो, कोई बात नहीं। बताओ। मैम नहीं पता। नहीं पता। पल्लवी। नहीं। नो। ओके, नेक्स्ट इज चांदनी। यस मैम। हाँ बताइए जरा अल्टरनेटिव और नल। मैम नहीं मालूम। मालूम नहीं है मैम। अभी तो सबसे पूछ रहे थे सब, हाँ मैम, हाँ यस मैम, यस मैम, सबको समझ में आ गया था, अब सबका उड़ गया। एक मिनट रुको, और भी देखते हैं। मैम नन। हाँ बोलो। नन हाइपोटेनस मालूम है वो। हाइपोथेसिस, हाँ। और ये नहीं मालूम है, नल और चलो ठीक। चलो एक सेकंड, तनु प्रिया, चलो तुम बता सकती हो। तनु प्रिया। मैम ये नल जो है उसमें हम अनप्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन द सेंस कि निकाल नहीं पाते हैं। चलो छोड़ो। जैसे और हाँ बोलो। जैसे हाउ मच शुगर वी कैन ईट, How much sugar कुछ we can eat, whether that is a statement, whether that is hypothesis, null hypothesis or what? First of all मुझे ये बता दीजिए, whether that is hypothesis, that is null hypothesis or that is alternative hypothesis. Yeah, सिर्फ it is just a hypothesis. Ma'am, it's part of hypothesis. It's obviously a part of hypothesis, but what is that? I'm giving example of null, so null. Okay, कहाँ से ये example लेके आई हो? जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं क्या है इसका मतलब? अगर प्रिडिक्शन कर ही लेंगे तो फिर तो बात ही खत्म है ना। प्रिडिक्शन करके ही तो मैंने हाइपोथेसिस दिया ना, प्रिडिक्शन जस्ट हाइपोथेसिस। चलो छोड़ो, लिखो। हाइपोथेसिस का 2 पार्ट हो गया था, ये सारा लिख लिया आपने। चलो सबको डिफाइन करना जरूरी नहीं है, सबको पढ़ना नहीं है हमें। लिखिए नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके पहले लिख लेना ऊपर, हाइपोथेसिस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, क्योंकि जो भी हाइपोथेसिस मिलेगा, जो भी पढ़ोगे, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, सबको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। सो स्टैटिस्टिक्स हाइपोथेसिस कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, ठीक है। सो नल हाइपोथेसिस क्या है? द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। The hypothesis of no difference is known as null hypothesis. मैंने एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर आप मेरे स्टेटमेंट को सही मान के चल रहे हैं, उससे कोई डिफरेंस मतलब क्या है, उससे अलग आप रिजल्ट को मान के नहीं चल रहे हैं, तब उस स्टेटमेंट को नल हाइपोथेसिस बोला जाएगा। रिपीट मैम। The hypothesis of no difference is known as null hypothesis. The hypothesis of no difference is known as null hypothesis. ठीक है? It is denoted by H naught.
दैट मीन्स H लिखोगे और इसके साथ सफिक्स में 0 लिख दोगे, H नॉट पढ़ोगे इसको. इट इज डिनोटेड बाय H नॉट. कौन सा लिखे हैं मैम? हाँ, बोला एच नॉट. H नॉट ही लिखना है. इट इज डिनोटेड बाय H नॉट. H0 लिखोगे, पढ़ोगे H नॉट. अब H0 पढ़ने का मन है वो भी पढ़ लेना, HO पढ़ने का मन है वो भी पढ़ लेना, बट द करेक्ट वर्ड इज H नॉट. ठीक है. ओके मैम. सो H नॉट हो गया. नल हाइपोथेसिस इस तरह नीचे लिख दीजिए. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मैम एग्जाम्पल. तीनों का एग्जाम्पल एक साथ देंगे. एक ही हाइपोथेसिस में तीनों सब पार्ट है ना, सो उसी का रिजल्ट आएगा. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखो. The complementary statement or the complementary hypothesis the complementary statement or the complementary hypothesis of null hypothesis, the complementary statement or the complementary hypothesis of the null hypothesis is alternative hypothesis. Is alternative hypothesis. ठीक है. अब एग्जाम्पल लिख लीजिए. एक एग्जाम्पल हम लैंग्वेज में लिखवा लेते हैं, एक मैथमेटिकल टर्म लिखवा देते हैं. ठीक है. सो एक एग्जाम्पल जो मैंने मैथमेटिकल लिखाया हुआ था, क्या था, लिख लो भाई. हाइपोथेसिस लिख लीजिए. सो हाइपोथेसिस H से डिनोट करेंगे. लिख लेना पूरा हाइपोथेसिस जो है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 75%. ठीक है. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वही हो जाता है जनरली जो हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है. सो म्यू इज इक्वल टू 75% इज द नल हाइपोथेसिस. और इसी को जो अगेंस्ट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इसका जस्ट अगेंस्ट. सो म्यू इज नॉट इक्वल टू 75% एंड दिस इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है. वो नल हाइपोथेसिस हो गया, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया. और आपको मैंने लिखवाया है जो डेफिनेशन में, उसको देखो, लिखा हुआ है द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज नल हाइपोथेसिस. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. डेटा हमेशा वही होता है जो सपोर्ट में मैंने कहा था ना. सपोर्ट में अगर आप बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा उसको सच मान के, उसको आधार मान के आप चेक कर रहे हैं, तो नल हाइपोथेसिस होगा. और अगर वो रिजल्ट आता है, वो सही होता है, तो फिर आप मेरा स्टेटमेंट को करेक्ट मान रहे हैं, तो वो नल हाइपोथेसिस का पार्ट होगा. उसको दो पार्ट में जस्ट डिवाइड कर रहे हैं. या तो मेरा स्टेटमेंट सही होगा या तो गलत होगा. अगर सही है तो ठीक है, उसको नल हाइपोथेसिस, और अगर वो गलत है तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मान रहे हैं. अब जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम H0 या फिर H1 को सही मान के डिसीजन लेंगे. ठीक है. अब इसी का एक और एग्जांपल ये भी डाल लो. Aging causes forgetfulness. Aging causes forgetfulness. समझ में आया क्या बोले? नो मैम. नहीं समझ में आया. जैसे जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है ना, ऐसे ही भूलने का आदत हो जाता है. जैसे तुम लोग को भी हो रहा है. अभी एक सवाल पूछेंगे, फिर सबका गायब हो जाएगा. सबका लगता है इस 80 पार हो गया है एज. पूछिए ना मैम. हाँ, वही तो पूछ रहे थे, तो सब गायब था ना अभी. चलो लिखो. एजिंग कॉजेज, एज वर्ड था ना, एज, आपका एज क्या है 18. सो AGE, उसी में ING लगा दो. लिखो एजिंग कॉजेज फॉरगेटफुलनेस.
एजिंग कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, ये एक हाइपोथेसिस है। और अब इस हाइपोथेसिस को दो सब पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट है एजिंग में कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, और दूसरा पार्ट हो जाएगा एजिंग में नॉट कॉजेज फॉरगेटफुलनेस। दो स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट था, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट पार्ट क्या शो कर रहा है, एजिंग में कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, और दूसरे में क्या हो जाएगा, एजिंग में नॉट कॉजेज फॉरगेटफुलनेस। जो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस में था वही था, उसमें एक में मे और एक में मे नॉट लगा देना, बस खत्म हो गया। ठीक है, सो यही सब पार्ट जो है, अब इन दोनों में से क्या होगा, जो मैंने कहा या एजिंग कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, ये या तो सही होगा या तो गलत होगा। अगर सही होगा तो फर्स्ट पार्ट सही है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर गलत होगा तो दूसरा पार्ट सही है। इट्स ऑब्वियस कि अगर पहला पार्ट सही नहीं है तो दूसरा पार्ट गलत होगा, दूसरा पार्ट सही नहीं है तो फर्स्ट पार्ट, जो भी होगा अल्टरनेटिव हमेशा होगा। अगर फर्स्ट पार्ट सही है तो सेकंड पार्ट गलत है, सेकंड पार्ट सही है तो फर्स्ट पार्ट गलत है। ठीक है, सो इसी का जो दो स्टेटमेंट है वो अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। अब समझ में आया? कोई और क्लियरली एग्जांपल दे सकता है इसका, हाइपोथेसिस का? मैम दोनों सही नहीं हो सकता है। दोनों कैसे सही हो सकता है? तुम पास भी हो जाओ, फेल भी हो जाओ, तुम सही भी बोल रही हो, तुम गलत भी बोल रही हो सकता है? तुम एक क्वेश्चन का एक ही आंसर दोगी, या तो वो आंसर करेक्ट होगा या तो वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। सो थर्ड ऑप्शन तो कुछ आता नहीं है, वही है। सो या तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा या तो वो नहीं होगा, दैट्स इट। दोनों ऑप्शन हमारे पास कभी नहीं होगा। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें चेक करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मुझे सबसे एक एग्जाम्पल चाहिए इसका। चलो, दो एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, अब कुछ एग्जाम्पल तुम लोग दो रियल लाइफ से, थोड़ा रियलिस्टिक एग्जाम्पल, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कुछ भी बेढब जैसा एग्जाम्पल मत देना। आज बारिश हो सकती है। बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये डेटा कैसे निकालेंगे बताओ जरा। अगर तुम किसी के अनुमान की बात कर रही हो, खुद का, मेरा या फिर किसी का, तो वो हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा के बेसिस पे, स्टडी के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो फिर वो स्टैटिस्टिकल होगा। ठीक है, सो जनरली जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा एक्सपीरियंस, अच्छा आज बादल देख रहे हैं तो बारिश होगी नहीं होगी, वो प्रिडिक्शन होता है। सो वो प्रिडिक्शन कोई स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नहीं है। लेकिन अगर तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पूरा डेटा है, उसका मौसम विभाग पूरा बता दिया ऐसा है, ये होने वाला है, तूफान आने वाला है, सब घर में रहो, ऐसा कुछ, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी वो किया हुआ है, और वो डेटा है उसके पास, वो इंफॉर्मेशन गैदर किया हुआ है, वो कंडीशन एनालाइज किया हुआ है, फिर वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो दैट इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। उसको आप चेक कर सकते हैं, और वो चेक करने के बाद ये रिजल्ट आता है ना। ठीक है, एक स्टेटमेंट हुआ, और कुछ बताइए। अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस पूरा होगा, अटेंडेंस पूरा होगा, 100% होगा। अच्छा ठीक है, हाँ इसको चेक किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली हाँ, चलो ठीक है, गुड एग्जांपल। मैम जैसे ऑयली फूड खाएंगे तो पिंपल होगा। हाँ, डेटा के बेसिस पे चलो होगा या नहीं होगा, ठीक है, डेटा इसमें भी मिल ही जाएगा। चलिए, मैम ये हो सकता है 80% ऑफ द पीपल इन विलेज आर एजुकेटेड। 80% ऑफ द पीपल इन विलेज आर एजुकेटेड। या ऑफ कोर्स यू कैन चेक इट। जहाँ 80% और वो सब डेटा इंफॉर्मेशन डाल दिए, तो वो तो कहीं ना कहीं चेक हो ही जाएगा। अगर हो सकता है तो मतलब आपके पास एजुकेशनल वो का डेटा है सारा, एजुकेशनल सर्वे का, तो फिर आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज फिर नहीं होगा। चलो ठीक है, सो इसके और भी एग्जांपल्स तुम लोग सर्च करना, और फिर उसके बाद हम इसका चेक, क्रॉस चेक कैसे करते हैं, क्या करना होता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसका कुछ एग्जांपल्स ढूंढिए, अदरवाइज फिर
प्रैक्टिकल लाइफ से इसको एसोसिएट नहीं कर पाओगे। बोलो। हम योगा करने से एज बढ़ता है। कर सकते हैं। Maximum people of village depend on land. मैक्सिमम पीपल Of village depend on agriculture or land. हाँ ठीक है, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो यही सेम एग्जांपल जो भी है वो स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में डाल दो। ये सारे डेटा है, अब इसको स्टडी करना है। या फिर अगर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हो तो उसमें परसेंटेज कुछ मार्क्स इस तरह से दे दिया जाएगा, अब उसको जज करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर। ओके देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम।